नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव से पहले मंदिर आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर ली है। वाराणसी में संघ की इस बैठक में बात का फैसला भी किया गया कि जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन को पहले धार दी गई, अब इसे जन आंदोलन की शक्ल दी जाएगी। अयोध्या में संतों और वीएचपी नेताओं के जमावड़े से लगाए जा रहे कयास पर वाराणसी में संघ की बैठक में मुहर लग गई। संघ की सालाना बैठक के चौथे दिन ये फैसला लिया गया है कि मंदिर आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में शुरू किया जाएगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में अयोध्या में राम मंदिर पर महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसके बाद मंदिर पर रणनीति तय होगी। जय श्री राम तो हमारे सबसे बड़े प्रतीक हैं। जय श्री राम भारत की पहचान है। जय श्री राम हम सबों के हृदय में व्याप्त हैं। कैसे भूल सकते हैं? मंदिर कदापि नहीं भूल सकते। मंदिर कब बनेगा इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। कदापि नहीं भूल सकते। सारी अपनी रणनीति के हिसाब से चीजें होगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हालांकि जानकारों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और संघ का अपने आजमाए हुए कार्ड को खेलना करीब करीब तय था, क्योंकि मौजूदा सियासी परिदृश्य में उनके पास इससे बेहतर शायद ही कोई विकल्प होता। ये बात लगभग तय थी कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले संघ परिवार एक बार फिर अपने उस पुराने टेस्टेड कार्ड को आजमाने की कोशिश करेगा उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से केंद्र की सरकार चल रही है, जिस तरह से अन्य राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें चल रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक नए विवादों में केंद्र सरकार घिर रही है, उसको देखते हुए संघ परिवार को अब लगने लगा है कि और कोई कार्ड उतना प्रभावी शायद न हो बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन एक बात तय है कि राम का जो मुद्दा है वो इमोशनल मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, और राम के सवाल पर आमतौर पर कोई भी हिंदू या जो भारत में रहने वाले लोग हैं उसके खिलाफ नहीं जा पाते हैं। इससे पहले अयोध्या में भी विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो चुकी है, जिसमें राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत गोपाल दास, अशोक सिंघल समेत कई कद्दावर नेता मौजूद थे। इस बैठक में भी चर्चा इस बात पर खत्म हुई कि अयोध्या में राम का मंदिर देशवासियों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है और इस जगह पर अन्य सभी दावे समाप्त होने चाहिए। हाल ही में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बात दोहराई थी। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर के सवाल पर कहा था कि ये मसला अदालत के विचाराधीन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ये कह चुके हैं कि राम मंदिर के लिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है, ताकि मंदिर निर्माण की सभी अड़चनें दूर की जा सकें। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चुनाव के करीब आते ही राम मंदिर पर सियासी हलचल तेज हो रही है। बीजेपी, संघ और वीएचपी के नेता हर बार चुनावी मौसम में मंदिर का राग छेड़ते आए हैं। कभी राम लहर में यूपी की सत्ता बहुमत से हासिल करने वाली बीजेपी बीते 13 सालों से यूपी की सत्ता से बाहर है। साल 2002 के बाद बीजेपी की हालत लगातार यूपी में खराब हुई है। ऐसे में एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव की वैतरणी बीजेपी राम के सहारे पार करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, प्रोफेसर राजकुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वाराणसी से मेरे साथ हैं, और ज्ञानेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राजकुमार, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या उससे वाकई उन्हें लाभ मिलने वाला है? अब आप लोग जैसा बता रहे हैं और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि यूपी के चुनाव से पहले राम मंदिर को लेकर के बीजेपी या आरएसएस एक बड़ा आंदोलन चलाने की योजना बना रहे हैं, उससे मुझे थोड़ी सी चिंता ये हो रही है कि क्या मोदी जिन वादों को लेकर के लोकसभा में इतने बहुमत से आए, क्या उसका असर, उसका जादू इतनी जल्दी कम हो गया कि विकास की बात को पीछे करके राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर बनाने के नाम पर आंदोलन करके वो यूपी में चुनाव जीतना चाहते हैं। मुझे इसलिए भी, अगर वो करते भी हैं ऐसा, तो मुझे संदेह है कि हो सकता है कि उसका प्रभाव पहले जैसा न हो, क्योंकि एक कहावत है ना कि वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।
ठीक। और राम मंदिर का आंदोलन आडवाणी जी के समय में जो हुआ था, उस समय दूसरा परिदृश्य था। भारत बदला है, भारत के लोगों के सोच विचार में बदलाव आया है, बहुत सारी चीजें नई आई हैं। मुझे संदेह है कि राम मंदिर के नाम पर, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर अगर कोई लहर पैदा करने की ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम चलते हैं ज्ञानेंद्र जी के पास। मैं आऊंगा सर आपके पास। ज्ञानेंद्र जी, जिस बात का जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया कि प्रधानमंत्री के नाम की या मोदी के नाम की जो लहर थी 2014 में, ठीक है कि मीडिया उसको पीटता रहता है, अलग अलग तरीके से आलोचना और समालोचना, ये हमारा काम है, हम करते हैं। अच्छी नीतियों को थपथपाते हैं, बुरी नीतियों पर हम सरकार को चोट भी देते हैं। लेकिन मैं वाकई आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा है कि मोदी का जो मुलम्मा चढ़ा था 2014 में, वो वाकई उतर गया है? हमारे प्रधानमंत्री इस लायक नहीं रह गए कि अब दरअसल उनकी बात पर या उनके यकीन पर कोई चुनाव लड़े? राम को लाना जरूरी है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बात और कहना चाहिए कि पिछले 25-30 सालों से जिस राम मंदिर मुद्दे को लेकर बार बार तरह तरह के बयान विश्व हिंदू परिषद और उनके आनुषंगिक संगठन देते रहे हैं, और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर चुनाव की राजनीति की गई, उसमें तो ये अपेक्षा करनी ही चाहिए और ये होना ही चाहिए, होना ही था कि बार बार राम मंदिर का नाम उठाया जाए, बार बार धमकी दी जाए, बार बार ये दोहराया जाए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग थक गए सुन सुन के कि रामलला हम आएंगे, तो कब आएंगे आप? अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व में 6 साल लोगों ने इंतजार किया, लेकिन आप रामलला के पास नहीं आए। अब मोदी जी की सरकार आई तो पहले आपने कहा देखिए अभी आप चुप बैठिए, मंदिर की बात नहीं करिए, अभी हम विकास की तरफ हमारा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे दोबारा ज्ञानेंद्र जी के पास चलने की। प्रोफेसर राजकुमार, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस बात का इशारा तो है कि चाहे वो संघ हो या उसके अनुषंगिक हो, वो राम मंदिर मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 25 सालों में किसी और पार्टी से नहीं पूछा गया कि भाई इस मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है। वो सब बचते नजर आए, वो किसी भी दल के हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो, कोई भी पार्टी हो, वो सब ये कहते हैं या तो मामला अदालत में है या मिल बैठ करके बातचीत, मतलब कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो बचती है एक भारतीय जनता पार्टी, ले दे करके उसके ऊपर पूरा ये ठीकरा डाल दिया जाता है। अब वो कहें तो क्या कहें, ये उनके सामने समस्या हो सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं है, या फिर वो दरअसल इस पूरे सवाल को दरअसल उलझ करके वो रह जाते हैं, उनकी राजनीति उलझ कर रह जाती है और इसमें विकास भी उलझा हुआ है? नहीं, समस्या है कि एक विकास का विकल्प और उसके युग पुरुष के रूप में मोदी का नाम जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में उछाला गया और उसका बहुत अच्छा लाभ भी बीजेपी को मिला, लगता है कि 1 साल के बाद जमीनी स्तर पर उसका ऐसा कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसे आम आदमी कहते हैं उसको लगे कि हाँ वाकई अच्छे दिन आ गए हैं। और ये भी होता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करने लगता है 1 साल गुजर जाने के बाद। तो ये दोनों चीजें हुई हैं। तीसरी चीज ये हुई है कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष भी थोड़ा सा सचेत और जागरूक और सतर्क हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार में इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जो गैर भाजपा विपक्ष है वो एक मंच पर आकर के चुनाव में बीजेपी का सामना करे, तो वो भी उनके सामने एक चुनौती है। तो ये सारी चीजें मिल करके एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही हैं बीजेपी के सामने, और उसमें फिर इधर जो ललित मोदी वाला प्रकरण है वो भी जुड़ जा रहा है कि उनको वो आश्वस्त नहीं है। अब एक कहीं ना कहीं उनके अंदर एक संदेह है कि यूपी में, जैसा कि उन्हें पहले लगता था कि वो बड़ी आसानी से यूपी में चुनाव जीत लेंगे, आज की तारीख में शायद वो उस तरह से आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर साहब ने भी किया कि राम के नाम को ये बार बार भुनाने की कोशिश करते हैं और 2001 के बाद से मुंह की खा रहे हैं। तो जब ये बात सामान्य आदमी को समझ में आती है कि अब उस तरीके से आप उतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते, मूव नहीं बना सकते,
तो क्या बीजेपी या संघ के लोगों को यह बात नहीं समझ में आती होगी, या फिर ये कोई ऐसी बात है जो दरअसल नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, वो सिर्फ चुनाव के परिणाम में ही दिखाई देगी? दरअसल शेखर, इस जो कुछ कहा गया बनारस में और इससे पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास की बैठक में कहा गया, उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बार बार विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि और आरएसएस के अनुषंगिक संगठनों ने पलटा खाया है। और अब दिक्कत ये है कि अगर वो चुप बैठ जाते राम मंदिर पे, तो मीडिया कहता है कि आप राम मंदिर भूल गए, जनता कहती है अब राम मंदिर को भुला गए, जो बार बार कहते थे रामलला हम आएंगे, अब क्यों नहीं आ रहे। और फिर जब जोर शोर से बुलाते हैं तो मीडिया कहता है ये तो सांप्रदायिक कलर दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो क्या करें? तो दोनों भूमिकाएं एक साथ दरअसल निभानी है बीजेपी को, एक तो कट्टर हिंदूवाद की और दूसरी अपने सरकारी कामकाज की। तो ये दोनों भी भूमिकाएं एक साथ निभाई जा रही हैं, इसीलिए तमाम तरह के बयान हिंदूवादी नेता देते रहे, आपने देखा होगा। और ये जो कहा जाता है, आप देखिए, एक बात गौर करिए कि जब भी प्रेशर में गवर्नमेंट आती है, तो राम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अब जबकि चारों तरफ से सरकार, केंद्र सरकार घिर गई है, राजस्थान की सरकार घिर गई है, तो राम मंदिर याद आने लगा है। और ये कहने लगे हैं, अब वहां अयोध्या में जो न्यास की बैठक हुई, उसमें कह दिया गया कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने ऊंचे पदों पर बैठ गए तो मंदिर मुद्दा भूल गए। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा इसी जगह से मैं सवाल उठाता हूं, प्रोफेसर साहब से लेता हूं। प्रोफेसर साहब, जिस बात को ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि मोदी या अमित शाह वगैरह इतने ऊंचे पे बैठ गए कि उन्होंने राम को छोड़ दिया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इनका एक कोर एजेंडा है, वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है, लेकिन क्या राम के नाम से ललित मोदी वाला प्रकरण धुलने जा रहा है, या राम के नाम से वो जो जेडीयू आरजेडी इकट्ठा हो गए वो अलग हो जाएंगे, उल्टा इनको नुकसान होगा? तो कौन सी सोच है, वो क्या वजह है कि ये राम का नाम इनके जो अनुसांगिक हैं या संघ है वो बार बार ले रहा है, बीजेपी बार बार उस चीज को कह रही है? आखिर इतनी राजनीतिक तो समझ होगी ना इनको। मुझे लगता है कि दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर किसी की इस तरीके की विचारधारा है और उस पर वो या उसके कुछ लोग गहराई से विश्वास करते हैं कि राम मंदिर या तथाकथित राम राज्य या हिंदू राज्य बनना चाहिए, तो आरएसएस को ये लग सकता है कि यही मौका है जब ये काम सरकार पर दबाव डालकर कराया जा सकता है। और उसमें ये भी देखने की बात होगी कि सरकार यानी नरेंद्र मोदी आरएसएस के दबाव का किस तरीके से सामना करते हैं, किस हद तक आरएसएस के अनुसार चलते हैं और कहाँ मना करते हैं कि नहीं ये बात कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, इसके परिणाम जो है वो नकारात्मक निकलेंगे। लेकिन एक बात और भी है कि जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि राम मंदिर की बात आप न भी करें, किसी तरीके से अगर आप सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दें, सांप्रदायिक विद्वेष फैला दें, दंगे करा दें, तो उसका लाभ आपको मिल जाता है। खास तौर से देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका लाभ पिछले लोकसभा चुनाव में मिला जो है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही, मैं माफी चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, ज्ञानेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव सामने है, राम के नाम की याद एक बार फिर आई है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं इस देश में, वो अपनी तरह से इस मुद्दे को न सिर्फ उठाते आए हैं बल्कि उठा रहे हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि क्या वाकई जिस जनता ने 125 करोड़ की जनता ने एक सरकार चुनी है, 5 साल के लिए चुनी है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्यों में जिसकी सरकारें चल रही हैं, 10-10 साल से चल रही हैं, उसका कोई तो अपने आप में भुनाने का तरीका होगा, या फिर यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यहीं से फेल होती है। नमस्कार।